फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम करेंगे 14 और 15 ऑफ मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, मतलब 14 से 15 करंट अफेयर्स को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज तारीख भी, मतलब डेट भी कौन सी है, 14 और 15 है। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन के बारे में। आपको एक काम करना होगा, आपको क्या करना होगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको मिल जाएगी। और यार, दोनों का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मतलब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको पूरा 1 साल और 2 साल का करंट अफेयर मिलेगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप क्यों इसको परचेज करेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ में 2 तरह की पीडीएफ्स होंगी, जिसमें एक पीडीएफ में डिटेल्ड करंट अफेयर होगा पर्टिकुलर डे का, दूसरी पीडीएफ में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो है वो क्या होगा, हमारे पास करंट अफेयर होगा। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ में जो है वो आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो, उसको आराम से वीक वाइज। वीकली टेस्ट अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप देख सको कि और कितना करंट अफेयर मुझे रिवाइज करने की जरूरत है और कितना पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, इसका मतलब इसमें आपको डिटेल्ड करंट अफेयर पूरे महीने का मिलेगा, ताकि आप आराम से करंट अफेयर्स को पढ़ सको। नेक्स्ट, उस करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए आपको दूसरी पीडीएफ में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो है वो करंट अफेयर मिलेगा पूरे महीने का। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। एग्जाम से पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नहीं, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में अगर आप रिवाइज करना चाहते हो करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में, तो पॉकेट पीडीएफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पीडीएफ तैयार की जाती है। नेक्स्ट होगा टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप बार बार जो है वो बेस्ट करंट अफेयर पूरे महीने के रिवाइज कर सको। तो यार, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इससे आपका करंट अफेयर सेक्शन डेफिनेटली स्ट्रांग होगा और बहुत ही कम प्राइस पे हम जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। आप यूज करेंगे कोड ASH10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज का करंट अफेयर 14 एंड 15 मार्च 2021 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम करेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये 3 चीजें जो है वो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव यूनाइटेड नेशंस 2020 एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि वो पहली महिला हैं। ये भी बात में याद रखना आपने, इंडियन तो है ही हैं, महिला भी हैं साथ में। इसका मतलब शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, मतलब वो पहली इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो महिला पूछ लें, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए महिला के बेस पे, चाहे वो आप पूछ लें कि कौन इंडियन है, तो वो पहला होगा। और इनको मिला है एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन इनको जो मिला है वो जेंडर लीडरशिप के अंदर मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक DFO है, मतलब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। कहां पे लगी हुई हैं, ओडिशा से हैं। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसको मतलब आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लें कि वो ओडिशा से बिलोंग करती हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सस्मिता लेंका। तो नाम याद कर लें, ये किस पोस्ट पे हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, कहां पे, ओडिशा के अंदर। और इनको मिला है यूनाइटेड नेशन का एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। कौन सी कैटेगरी के अंदर, इंपैक्ट एंड जेंडर लीडरशिप के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। और आप ये भी याद रखेंगे कि इस अवार्ड का जो पूरा थीम था, मतलब जो एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड का जो थीम था, वो था फाइटिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम्स। हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड क्राइम्स को रोकना है, तो बाय डिफॉल्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से ज्यादा अच्छा जो है वो कोई इंसान नहीं होगा जो इसके लिए ऊपर काम करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसको भी अवार्ड मिला है, लेकिन उनको इनोवेशन कैटेगरी के अंदर मिला है। तो आप याद रख सकते हो उनका भी, कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB को यह अवार्ड मिला है, वो भी इनोवेशन कैटेगरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव जो है वो क्या किए, स्टार्ट किए, खास करके जस्टिस के लिए। तो ये अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से ये दिया जाता है। और UNEP का दोस्तों हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, कहां पे है, नैरोबी। कहां पे है, नैरोबी, कीनिया के अंदर। तो ये 2 चीजें आपने जरूर याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्टार्टेड बाय विच स्टेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का यार सबसे पहला है।
लेकिन इंडिया बिहाफ पे आपने याद रखना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। तो नाम से पता लग रहा है किसके लिए यूज होता होगा, तो मतलब ट्रांसजेंडर के लिए यूज होता होगा या, तो इसका मतलब उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की उनको दिक्कत आ रही है तो स्पेशली ये लॉन्च किया गया है। और ये पुलिस स्टेशन की तरफ से जब वो लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहां पे आंसर करूंगा तो आंसर क्या करूंगा, सी करूंगा। और मेरे साथ बच्चे यार बिल्कुल मैच करेंगे आंसर को, और बहुत से बच्चे साथ ही साथ आंसर दे देते हैं, लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च्ड इन गचिबौली पुलिस स्टेशन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और याद रखना है ये साइबर वेड पुलिस चीफ वीसी सजनर की तरफ से लॉन्च किया गया। लेकिन यार नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट और जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने हैदराबाद और तेलंगाना याद रखना है। द डेस्क इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव इन द कंट्री। पुलिस की तरफ से जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी के लिए, चाहे आप कह सकते हो ट्रांसजेंडर के लिए, पहला इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है। और वर्ल्ड का पहला ऐसा डेस्क है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बात करेगा, उनकी रक्षा करेगा। और इसको कौन मैनेज करेगा, इसको करेंगे पुलिस का एक ऑफिसर होगा जो यहां पे अपॉइंटेड होगा, और एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी बंदा जो है वो क्या होगा, यहां पे अपॉइंट किया जाएगा। मतलब दो बंदे जो इसको देखेंगे ताकि पुलिस वाला यार कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एग्जैक्टली उनको जो है वो यहां पे जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसकी निगाह जो है वो यहां पे रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें और कुछ याद करने वाला नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन जो स्लाइड में दिया हुआ है इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू PwC प्राइस वॉच हाउस कूपर, तो थोड़ा सा आपने बस इसको पढ़ना है। 24th एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे, इंडिया इमर्ज एज द डैश मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो नाम से पता लग रहा है जो ग्लोबल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनसे पूछी गई हैं बहुत सी चीजें, जैसे कि साइबर थ्रेट्स के बारे में बताओ आपकी क्या राय है, पैंडेमिक या हेल्थ क्राइसिस के ऊपर आपकी राय बताएं, ओवर रेगुलेशंस कौन कौन सी कंट्रीज में है, पॉलिसी और अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितनी होगी। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, और जिसमें अलग अलग सीईओज के अलग अलग व्यू हैं, लेकिन बहुत से सीईओ से ये सर्वे किया गया। ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में से अगर आप मान के चलोगे तो 5050 सीईओ से जो है वो सर्वे किया गया, मतलब ऑलमोस्ट 5000 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, जो कि हाईएस्ट पोजीशन आप कह सकते हो कि कंपनी के अंदर होती है, तो उनसे पूछा गया है। और इंडिया का रैंक बताना है कि जो डेस्टिनेशन होगी, मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन होगी वर्ल्ड के अंदर, तो ज्यादा सीईओ का क्या कहना है कि इंडिया की पोजीशन जो है उसमें क्या होगी। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो ये इंडिया का रैंक जो है वो 4th था, लेकिन अब ये रैंक जो है वो यार किसी और के पास चला गया। अब ये रैंक 4th रैंक जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पास चला गया है, तो इंडिया एक रैंक नीचे आ गया। तो इंडिया जो है वो कौन सी पोजीशन पे आ चुका है, 5th पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपने याद क्या रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप याद कैसे करोगे इसको, सिर्फ आपने याद रखना है एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे, और उसमें इंडिया को कौन सी नंबर की अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना गया इन्वेस्टमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए। तो पहला स्थान जो है वो किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। मतलब ज्यादातर सीईओ मानते हैं कि यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, और सबसे ज्यादा जो पैंडेमिक या हेल्थ क्राइसिस है उसको जल्दी ठीक करने में, साइबर थ्रेट्स को जल्दी ठीक करने में यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा सक्षम होगा। दूसरा स्थान इसमें चाइना का गया है, चाइना जो है वो जल्दी जो है वो पैंडेमिक से बाहर आएगा। जर्मनी जो है वो तीसरा स्थान है, यूके चौथा है, और पांचवा किसका है, हम कह सकते हैं इंडिया का है। लेकिन 6th स्थान जो है वो दोस्तों जापान का है, ये जरूर याद रखेंगे। 6th स्थान जो है वो किसका है, जापान का। तो इंडिया 5th मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन आफ्टर यूनाइटेड किंगडम। और ये सर्वे जो है वो किसने कंडक्ट किया है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की तरफ से ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। तो इसमें वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही जो है वो आपने याद रखना है। और एक चीज अगर आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और याद रखना है तो प्राइस वाटर हाउस कूपर का आप याद रख सकते हो कि ये कहां की बेस्ड कंपनी है, ये यूके मतलब लंदन बेस्ड जो है वो कंपनी है, लेकिन इनका खुद का स्थान जो है वो 4th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द फर्स्ट एवर लीडर लेवल समिट ऑफ 4th क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंट्रीज टुक प्लेस वर्चुअली। तो सबको पता है कि क्वाड जो ग्रुप है उनकी एक मीटिंग हुई है, और ये पहली जो है वो आप कह सकते हो कि लीडर समिट थी, जिसमें जो है वो कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो है वो वहां पे पहुंचे थे, जो कंट्रीज इसकी मेंबर हैं क्वाड ग्रुप की। तो आपने बताना है इंडिया, जापान और 2 कंट्रीज और कौन सी है, क्योंकि क्वाड का मतलब तो यार यहां से क्लियर है कि क्वाड का मतलब है कि 4 कंट्रीज का जो है वो ग्रुप है। और इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने इसको अटेंड किया। जापान की तरफ से आपको पता है जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जोशीहिडे सुगा जी, उन्होंने अटेंड किया। और दूसरी 2 कंट्रीज जो है वो हमारे पास कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जोसेफ बाइडेन मतलब जो बाइडेन की तरफ से इसको अटेंड किया गया, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट मॉरिसन की तरफ से अटेंड किया गया। तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं इसके अंदर, कि बताया है कि किस तरह
से हम पैंडेमिक को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हमें आगे वाले चैलेंजेस को दूर करना है। और कोऑर्डिनेटरल लीडर्स की ये वर्चुअल समिट रही है, इसमें 4 कंट्रीज के आपको नाम पता लग चुके हैं, और साथ ही साथ आपने इसमें याद रखना है कि मेन इनिशिएटिव जो है वो क्या लिए गए हैं। ये ग्रुप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसकी नींव जो है वो 2007 में रखी गई थी। 2007 में ये बात की गई थी, शिंजो आबे उस टाइम बिट पे आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था। तो उन्होंने ये प्रपोज किया था कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम चाइना को क्या कर सकें, टैकल कर सकें। तो चाइना की दबदबा जो है वो इस एरिया में बढ़ता जा रहा है, किसी को ट्रेड नहीं करने दे रहा, खास करके आप देख सकते हो ताइवान परेशान है उनसे, कोरिया उनसे परेशान है, तो बहुत सी कंट्रीज जो है वो परेशान है उनसे। तो उसके दबदबे को जो है वो क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि जब 2017 में एशियान की एक मीटिंग थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो समिट थी, उसमें फिर इन 4 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम एक क्वाड अलायंस जो है वो एक्चुअल में बनाते हैं। तो फिर 2019 में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई थी। तो तब से क्वाड ग्रुप जो है वो काफी चर्चा में, और हमने भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार कवर किया है, तो इस चीज को आपने जरूर याद रखना है। तो काफी चीजें आपको यहां से क्लियर हो चुकी हैं, आप देख सकते हो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड ग्रुप का क्या है, मेंबर है। और रिसेंटली आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने रिसेंटली वो आपको पता है कि प्रेसिडेंट थे दिसंबर 2020 में, तो दिसंबर 2020 में उन्होंने लीजन ऑफ मेरिट, याद रखना है लीजन ऑफ मेरिट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया था, स्कॉट मॉरिसन को दिया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, और आप कह सकते हो शिंजो आबे जी को भी दिया था। और ये खास बात इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको याद रहेगा कि लेजेंड ऑफ मेरिट जो है वो बहुत ही एक फेमस अवार्ड है, यूएसए की तरफ से दिया जाता है। ये क्वाड कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया गया है। तो यूएसए अपने आप को तो देगा नहीं, तो बाकी जो 3 रह गए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और एक आप बिल्कुल याद रखेंगे, एक एक्सरसाइज, वो कौन सी एक्सरसाइज है, वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज भी दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नवंबर में ही फेज 1 जो है उसका 24th एडिशन जो है वो किया गया था। ये भी दोस्तों जो है वो क्वाड मेंबर्स के बीच में हुई थी, और पहली बार हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है वो एंटर किया था। तो ये मालाबार एक्सरसाइज आप जरूर याद रखेंगे, अदरवाइज इससे पहले ये इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होती थी, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो एंटर कर चुका है। तो बहुत से पॉइंट्स आपको इसके अंदर पता लग चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, India signed a MOU with which country to track works between Vadodara and Vapi in Gujarat for the first bullet train project। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो मतलब कहां से कहां तक है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, इसको मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसको हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये बहुत बड़ी, अगर आप देखोगे यहां पे पहली बुलेट ट्रेन जो है वो लाई जाएगी, और 1.08 मतलब 1.08 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से जो है वो इसका टाई अप किया गया था, किसके साथ, ये किया गया था जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट्स के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है, फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई से लेके कहां तक चलेगी, अहमदाबाद तक चलेगी। और इसमें अब इंडिया जो है वो बहुत आगे जो है वो बढ़ के काम कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, ताकि हम बहुत ही अच्छे से क्या कर सके, काम कर सके। और इंडिया जो है वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव कर रहा है कि हमें जो है वो इसके ऊपर काम जो है वो करना होगा। और इसका जो उद्घाटन है वो खुद जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं थे शिंजो आबे जी, उनकी तरफ से किया गया था 2017 में, तो इसको याद रखना है। और 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी, मतलब हाई स्पीड रेल इसको कहा गया है। और 508 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है वो कवर करेगी 2 घंटे के अंदर। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहां से देख सकते हो। और खास करके आपने याद रखना है, इसके लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसको दिया गया था, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि 508 किलोमीटर की जो पूरी लेंथ है ये एक ही कंपनी बनाएगी। इसमें अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं, लाइक 80 किलोमीटर कोई और बनाएगा, 87 किलोमीटर कोई और बनाएगा। तो इसमें रिसेंटली 87 किलोमीटर जो है वो पहले बनाया जा रहा है। 87 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन का है वो L&T को मिला है। तो जरूर याद रखेंगे 87 किलोमीटर का L&T को दिया गया है। तो याद रखना आपने कि जो हमारी कंपनी है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइंस MOU विद जापानीज फर्म फॉर ट्रैक वर्क ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो मैंने काफी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दे दी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। और जापान की अगर फर्म याद रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन जापान याद करें, जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट्स लिमिटेड जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पीयूष गोयल फ्लैग्ड ऑफ द 3000 horse power केप गॉज लोकोमोटिव फॉर एक्सपोर्ट टू विच कंट्री। तो आप देख रहे हो
इंडिया जो है वो लोकोमोटिव इंजन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम यार किसी और कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो है वो लोकोमोटिव इंजन्स बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा मेक इन इंडिया का सपना जो है वो सच हो रहा है। तो ये कौन सी कंट्री को जो है वो हमने दिए हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा मोज़ेम्बिक्यू। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा इसका, मोज़ेम्बिक्यू। और आपने सिर्फ कंट्री का नाम याद रखना है, और यहां पे आप याद रख सकते हो कि मोज़ेम्बिक जो है उसकी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल है मापुतो। तो याद करेंगे मापुतो जो है वो क्या है, कैपिटल है। और करेंसी जो है वो क्या है, मेटिकल। मेटिकल, METICAL पूरा नाम है, मोज़ेम्बिकियन मेटिकल। और प्रेसिडेंट कौन है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, FILIPE, फिलिप न्यूसी। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही याद रखना है, ना ही न्यूज में थे। तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, कैपिटल और करेंसी जो है वो जरूर याद रखेंगे। और ये जो इंजन है, लोकोमोटिव इंजन, किसने बनाए हैं, ये आप थोड़ा सा बस इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से इसको बनाया गया है, और जो कि बनारस में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से फंड किया गया पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन मोज़ेम्बिक को दिया गया है। और रेलवे के बारे में यार एक बात याद रखनी है कि 2030 तक का रेलवे का लक्ष्य है कि जितनी भी रेलवे में एनर्जी की जरूरत होगी वो सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पैदा की जाएगी। मतलब इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट लार्ज रेलवे इन द वर्ल्ड जो 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्रिवन जो है वो रेलवे बन जाएगी। और इसमें जितनी भी पावर यूज होगी वो सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से की जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है, और होप करते हैं कि ये जरूर जो है वो क्या होगा, आगे जाके कामयाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और आप यहां पे देख सकते हो, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल फ्लैग्स ऑफ 3000 हॉर्स पावर केप गॉज लोकोमोटिव फॉर एक्सपोर्ट टू मोज़ेम्बिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अनाउंस्ड एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। और साहित्य अकेडमी जो ये अवार्ड देता है, ये कितनी लैंग्वेजेस में ये अवार्ड देता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से नाम भी जो है वो साहित्य अकेडमी में बता दूंगा कि कौन कौन से जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत से बंदों को मिला है, ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। इसका मतलब आंसर तो आपको पता लग गया कौन सा होगा, सी आंसर होगा। लेकिन ये कितने लोगों को इस बार दिया गया है, ये भी आपने जो है वो जरूर याद रखना है। तो फिर काफी बच्चे सोच रहे होंगे, सर अगर 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, इसका मतलब टोटल पर्सन कितने होंगे, 24 होंगे। तो यार ये थोड़ा सा आपने ध्यान से आंसर करना है कि 4 लैंग्वेज में अभी तक दिया नहीं गया, सिर्फ 20 लैंग्वेज में ही अभी तक दिया गया है। इसका मतलब कितने बंदों को मिला होगा, 20 बंदों को जो है वो यहां पे मिला होगा। क्योंकि जो 4 लैंग्वेजेस हैं, उन्होंने कहा कि उसमें हम थोड़ा सा बाद में अनाउंस करेंगे। और वो 4 लैंग्वेज कौन सी हैं, राजस्थानी है, उड़िया है, मलयालम है, और कौन सी है, नेपाली है। तो इन 4 लैंग्वेज को बाद में दिया जाएगा। इसका मतलब कितने लोगों को मिला, 20 लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, 24 लैंग्वेजेस में, और कितने बंदों को, 20 बंदों को ये अवार्ड दिया गया है। तो लैंग्वेज के बेस पे हर लैंग्वेज से एक एक बंदा जो है वो चुना जाएगा। लेकिन यार ये ऐसा नहीं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड एक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 3 है। एक तो होगा मेन अवार्ड, साहित्य अकेडमी जो है वो मेन अवार्ड होगा। 2 अवार्ड इसमें और दिए जाते हैं, एक दिया जाता है युवा पुरस्कार 2020, एक दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाता है। और जो युवा पुरस्कार है वो दिया जाता है हमारे पास 18 लैंग्वेजेस में, और जो बाल पुरस्कार है वो कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 21। तो आप इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं याद रखोगे, ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ याद रखना है कि साहित्य अकेडमी 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, लेकिन इस बार 4 लैंग्वेजेस में नहीं दिया गया, 20 लैंग्वेजेस में जो है दिया गया। लेकिन टोटल लैंग्वेजेस पूछी गई है क्वेश्चन में, तो 24 ही होगा। और इसमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। एक आपने नाम याद रखना है, एम वीरप्पा मोइली। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने सुना होगा जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। वो फॉर्मर मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, कांग्रेस के लीडर हैं, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने एक कन्नड़ में बुक लिखी थी, कन्नड़ में एक पोइम लिखी थी बेसिकली। तो उसके लिए उनको जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। और एक और फेमस पर्सन है अरुंधति सुब्रमण्यम, उनको भी ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। उनको इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है, उनकी कलेक्शन थी पोइम्स की, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। तो उनको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो 2 नाम जो है वो आप जरूर याद रखेंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। वीरप्पा मोइली जी का जरूर याद रखना है, और दूसरा अरुंधति सुब्रमण्यम जी का नाम याद रखेंगे। एक आप और अगर याद करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, मणिशंकर मुखोपाध्याय जी, और उनको शंकर भी कहा जाता है। तो उनको ये अवार्ड मिला है उनकी मेमोइर्स के बेसिस पे जो उन्होंने अपनी लिखा है। ये बंगाली में लिखा हुआ है, एका एका एकाशी। तो वो मतलब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 2 नाम आपने जरूर याद रखना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीरप्पा मोइली जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और आप यहां पे देख सकते हो, साहित्य अकेडमी अनाउंस साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। तो इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना एक और याद चीज कर सकते हैं कि इसमें प्राइस जो है वो कितना दिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो प्राइस है इसमें कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का।
और जो युवा पुरस्कार है उसमें जो है वो आधी राशि हो जाती है, 50,000 रुपए हो जाएगी। और जो हमारे पास बाल पुरस्कार है उसमें भी 50,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया एंड विच स्पेस एजेंसी रिव्यूड द कॉपरेशन ऑफ द ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो जो हमारा ल्यूनर मिशन है जो कि हम कौन सी कंट्री के साथ कर रहे हैं ये आपने बताना है, क्योंकि हमने जो है वो एक जो भी हमारा टाई अप हुआ था उसको हमने रिव्यू किया है, उनके जो भी गाइडलाइंस थी उसको रिव्यू किया है कि किस तरह से हम उसको जो है वो करेंगे। और जो मून साउथ पोल है मतलब उस पे हम जाएंगे, उसका हम जो है वो ल्यूनर मिशन का जो है पूरा का पूरा एम होगा कि हमने लैंडर और रोवर को मून के साउथ पोल में भेजना है। कौन से ईयर में? 2024 में। तो याद रखना है ये कौन सी कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं? जापान के साथ कर रहे हैं। तो जापान का मतलब मैं कौन सी एजेंसी की बात कर रहा हूं? जाक्सा की बात कर रहा हूं। तो जाक्सा यार मेरे ख्याल से काफी बच्चों के लिए अननोन नहीं होगा। जाक्सा का मतलब क्या होगा? जाक्सा का मतलब होगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ईएसए कहां की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। नासा का मतलब आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की। सीएनएसए आपको पता होना चाहिए किसकी है? सीएनएसए आपके पास है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यार ये बिल्कुल याद रखना है, लेकिन आंसर क्या होगा? जाक्सा। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि हम जो है मून पे साउथ पोल पे जो है वो लैंडर और रोवर को भेजने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपको पता है कि हमारा जो मिशन है वो आधा अधूरा रह गया था, क्योंकि लैंड करते वक्त जो है वो हार्श लैंडिंग के कारण जो है वो दिक्कत आ गई थी। तो 2024 में जापान के साथ मिलकर हम इसको भेजेंगे। तो दोनों साइड ने ये देखा है कि सैटेलाइट नेविगेशन किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से कॉपरेशन करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन किस तरह से करेंगे, ये दोनों साइड्स की तरफ से जो है वो पैक्ट को रिव्यू किया गया। और इसमें कुछ खास नहीं है। इसरो के बारे में याद रखना है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि रोज ही मैं आपको बताता हूं। इसरो 1969 में बनाया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? बेंगलुरु। और हेड कौन है इसके? के सिवान है। और एक आप ये याद करेंगे, ल्यूपेक्स का मतलब क्या है? ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसरो जाक्सा रिव्यू कॉर्पोरेशन ऑन ज्वाइंट ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसके थ्रू जो है वो आप सारी असेसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो फटाफट बताएंगे यार, वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू जो है वो कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम यही है कि जो दूसरे एरिया में जाते हैं, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ही ये था कि यार आपको अपने एरिया से हटके दूसरे एरिया में जब जाते हो तब भी आपको सब्सिडाइज राशन जो है वो मिलेगा। और इसमें जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोग आ जाते हैं उनको मिलेगा। और खास करके फोकस क्या रहेगा? माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप नीयरेस्ट टू नीयरेस्ट जो है वो आपके पास जो राशन शॉप होगी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सब्सिडाइज राशन जो है वो मिलेगा। मतलब फेयर प्राइस शॉप जो है वो आप लोकेट कर सकते हो कि कहां पे है। और वो बेनिफिशियरी जो भी होगा, जो भी इस वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर आएगा, वो देख सकता है कि मुझे कितना फूड ग्रेन जो है वो मिलना है एक महीने के अंदर, और कितना मैं यूज कर चुका हूं, आधार से मेरा लिंक हो चुका है नहीं हो चुका है, ये सारी डिटेल जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। और आपको पता ही है वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो रिसेंटली अप्लाई किया गया, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ध्यान में रखते हुए किया गया कि यार उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किसी भी तरह की ना आ सके। और इसको 2019 में जो है वो स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 32 स्टेट्स और यूटीज को कवर करता है। मतलब सारी स्टेट्स और यूटीज को यार कवर नहीं करता। मतलब 4 स्टेट्स और यूटी अभी भी पेंडिंग है। आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। असम के अंदर अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ, और वेस्ट बंगाल के अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और असम। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, तो बाय डिफॉल्ट होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की नहीं बनती हैं। सर्बानंद सोनोवाल हैं असम के अंदर, तो वहां पे अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ऑलरेडी एनपीआर का इशू चल रहा है वहां पे। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी का जो है वो सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेट नहीं आ रहा, जिसके कारण जो है 4 स्टेट्स आप जरूर याद रखोगे कि कहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। खास करके जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड आपको पता लग गया, 32 स्टेट्स और यूटी में स्टार्ट हो चुका है, और 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इन स्टेट्स को भी जो बहुत ही जल्दी जो नहीं हुई हैं वो कवर हो जाएगा। और आपने याद रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशियरीज हैं वो जो हैं वो यहां पे आ जाएंगे। और आपने याद रखना है कि 86% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी उसके अंदर आती है, तो वो कवर हो जाएगी इसके अंदर। तो बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो मतलब इंडिया का इसमें कवर हो जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और यहां पे एप्लीकेशन का नाम अब मैं आपको बता देता हूं, मेरा खाना गलत है। जो बच्चे बता रहे हैं आंसर क्या होगा? मेरा राशन होगा यार। डी आंसर
जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा राशन जो है वो यहाँ पे ऐप का नाम आपको दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन करवानी है, इंटाइटलमेंट देखनी है आपने, नियरेस्ट राशन शॉप आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, आपकी ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड को अप्लाई करने वाली स्टेट्स कौन सी हैं, आधार आपका अटैच हो चुका है, कोई सुजेशन देना चाहते हो लॉग इन करें आप, तो ये सारी सुविधा जो है वो आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। बिल्कुल। और रिसेंटली एक चीज याद रखनी है कि मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट बन चुकी है, मतलब मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला था इस काम के लिए। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को, दो स्टेट्स हैं जो कि उन्होंने 4 स्कीम्स में से सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 स्कीम्स को बहुत अच्छे से जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें से एक कौन सी थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, एक अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म किए थे। और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को इस काम के लिए अवार्ड भी दिया गया, मतलब उनको बजट जो है वो एक्स्ट्रा एलोकेट किया गया है। और ये ऐप जो है वो किसकी तरफ से स्टार्ट की गई, तो आप यहां पे देख सकते हो, एक मैंने डिपार्टमेंट लिखा था, वो डिपार्टमेंट कौन सा था, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी, जो कि राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, महाराष्ट्र से ही आते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, वो है आर दनवे जी, जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी जलना, लेकिन आपने याद रखना, आपने सिर्फ पीयूष गोयल जी का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु लॉन्च्ड साउंडिंग रॉकेट RH-560 टू स्टडी एल्टीट्यूड वेरिएशन इन न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। तो ये साउंडिंग रॉकेट्स दोस्तों ये हैं, इनको मतलब रोहिणी सीरीज ऑफ रॉकेट्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम RH से स्टार्ट होता है, मतलब रोहिणी सीरीज ऑफ रॉकेट्स। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है वो लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। ये एटमॉस्फेरिक रीजन, जो हमारा अपर एटमॉस्फेरिक रीजन है, उसमें किस तरह से वेरिएशंस आ रही हैं, किस तरह से विंड्स अपना पैटर्न चेंज कर रही हैं, उसके बारे में जानने के लिए जो पूछा गया, जिसमें बहुत ही ज्यादा ध्वनि जो है, मतलब साउंड जो है वो छोड़ी जाती है। तो देखा जाता है कि विंड के साथ टकरा के क्या, मतलब कहां पे विंड का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें नोट की जाती हैं। इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 548 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आपको पता है कि यार 80 से 90 किलोमीटर तक हमारी जो लोअर 3 लेयर्स हैं, लाइक अगर मैं कहूंगा सबसे पहले हमारे पास कौन सी है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हमारे पास लेयर आती है ट्रोपोस्फियर, फिर हमारे पास आती है स्ट्रेटो, फिर हमारे पास कौन सी आती है, मेसोस्फियर। तो इन 3 लेयर्स को कहा जाता है होमोस्फियर, बिकॉज इसमें जो गैसियस कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ट्रोपोस्फियर की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 8 to 6 किलोमीटर है, और इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक है, इसकी लेंथ जो है वो 80 किलोमीटर तक है। मेसोस्फियर जो 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर पे खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद का जो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन है हमारे पास, उसमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, तो 548 किलोमीटर तक जो है वो ये साउंडिंग रॉकेट भेजे जाएंगे। किसकी तरफ से भेजे जाएंगे, इसरो की तरफ से जो है वो भेजे जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसरो के बारे में, तो याद रखना है। और ये साउंडिंग रॉकेट जो है वो इसरो खुद इंडिजीनियसली डेवलप करता है, मतलब किसी की हेल्प नहीं लेता वो। तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट मतलब बहुत अच्छे से ये फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो ये 1965 में पहली बार जो साउंडिंग रॉकेट्स को इन्होंने इंडिजीनियसली बनाना स्टार्ट किया था। इसकी एक रेंज है, शायद आपने सुना होगा, जैसे RH-560, RH-200, RH-300, RH-560, MK2, MK3, इस तरह से जो है वो ये रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। एल्टीट्यूड जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर 475 किलोमीटर तक होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो इसरो के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसरो के जो हेड हैं, चेयरमैन है, मतलब के सिवान है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल। तो आप यहां पे भी देख सकते हो, इसरो लॉन्च साउंडिंग रॉकेट RH-560, तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल याद जरूर रखेंगे। और रिसेंट एक न्यूज में आप याद रखोगे कि इसरो और मैप माई इंडिया का एक टाई अप हुआ है। किसका, इसरो और मैप माई इंडिया, जो कि एक आप कह सकते हो कि ज्योग्राफिकल जो मैपिंग करती है। तो ये अपना एक क्या करेंगे, एक इंडिजीनियसली मैपिंग पोर्टल और जियोस्पेटियल सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, इसरो और मैप माई इंडिया। तो बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सेटअप ए पोर्टल टू गेट इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है वो किसके अंदर आता है। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक पोर्ट डेवलप किया है, आप कह सकते हो पोर्टल डेवलप किया है, जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन बताएगा कि कौन कौन सी रिसर्च के ऊपर काम चल रहा है, किस तरह की स्पोर्ट जो है वो बाकी जो है वो वहां से ले सकते हैं। ये सारी चीजें इस पोर्टल के ऊपर जो उपलब्ध होगी। मतलब ये साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी रिसर्च के लिए हेल्प चाहिए, लाइक मैं क्या बता देता हूं आपको कि जैसे रिसर्च जो चल रही है उसका स्टेटस क्या है, कहां तक वो पहुंच चुकी है, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, फंडिंग डिटेल्स क्या है, कहां से पैसा आ रहा है,
रिसर्च ट्रेंड कौन से, मतलब कौन सी चीज जो है वो ज्यादा फेमस है, किसके ऊपर जो है वो लोग काम कर सकते हैं, और साइंस और इनोवेशन के ऊपर कौन सी चीजें जो है वो काम कर रही हैं, और कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो आजकल ट्रेंडिंग में है जिसको आप यूज कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगी, और इस पोर्टल का नाम है सब प्रिज्म। सब का मतलब तो पता लग गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और प्रिज्म का मतलब दोस्तों क्या है, प्रिज्म का मतलब यहां पे है, याद रखना आपने, प्रोजेक्ट, लिख देता हूं यहां पे, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट इन्फो सिस्टम एंड मैनेजमेंट, ये प्रिज्म का मतलब है। तो प्रोजेक्ट के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लिया गया, 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आप देख सकते हो, सब सेटअप पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑन सैंक्शनड प्रोजेक्ट, दैट इज सब प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कुछ याद रखेंगे, सिर्फ स्लाइड से क्वेश्चन को कवर कर लें। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम टू इंपावर रूरल वुमेन। तो आपको पता है यार, महिला सशक्तिकरण का मतलब ही क्या है, वुमेन इंपावरमेंट। तो कौन सी स्टेट ने जो है वो रिसेंटली स्कीम को स्टार्ट किया है, जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि हमने 8 मार्च को सेलिब्रेट किया था, उस दिन जो है वो स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है, लेकिन स्पेशली फॉर द रूरल वुमेन, ताकि उनको हम क्या कर सकें, सशक्तिकरण कर सकें उनका। तो ये स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक हिंट देता हूं, वहां पे आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मिलेंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलेंगे, वहां पे आपको मिलेगा तदोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। 2 रिवर्स बहुत ही फेमस महाराष्ट्र से स्टार्ट होती हैं, कौन कौन सी, एक रिवर आपको मिलेगी गोदावरी, जो कि साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, और इसको साउथ गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगोत्री गोदावरी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, गोदावरी जो है स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से। और एक रिवर आपकी स्टार्ट होगी कृष्णा, वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, और ये कहां से स्टार्ट होती है, महाबलेश्वर से। ये दोनों महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये चीजें आपने जरूर याद रखनी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यहां पे महाराष्ट्र होगा दोस्तों। तो रूरल वुमेन के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने स्टार्ट किया महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण, जिसमें क्या होगा, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा काम किया जाएगा। इसमें जो है वो किया जाएगा कि यार, जो पत्नी का नाम है, वो चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो, उसमें पत्नी का नाम भी जो है वो लिखा जाएगा आदमी के साथ। तो मतलब उनको जो है वो क्या दी जाएगी, रिस्पेक्ट जो है वो दी जाएगी। खास करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे इसके अंदर, ताकि रूरल वुमेन को है ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो दिया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके अंदर सशक्त जो है वो किए जाए, आत्मनिर्भर जो है वो किए जाए। अलग अलग से उनको स्किल डेवलपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से जो है वो चीजों को यूज कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे रूरल वुमेन्स के, ताकि वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकें, स्पेशली फॉर द फूड प्रोडक्ट्स जो है वो जनरेट कर सकें। और फिर उनको मार्केटिंग भी स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, उनकी ब्रांडिंग भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जिससे क्या होगा, वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, जिसके अंदर जो है वो मतलब ये नाम शरद पवार जी के नाम से रखा गया था, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उनके नाम से इसको रखा गया था। तो याद रखना है कि स्कीम जो है वो शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। और 2 काम इस स्कीम के अंदर और बहुत ही अच्छे से किए जाएंगे, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी जो है वो दी जाएगी। तो ये मतलब थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है, और रीसेंट रिलेटेड न्यूज को थोड़ा सा जरूर कॉरलेट कर लिया करें। तो आप यहां पे देख सकते हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विल लॉन्च विच पोर्टल फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। मतलब जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो बहुत ही हेल्प करेगा उनको, किस काम के लिए, जो कि हम कह सकते हैं कि डेली इन्वेस्टमेंट है उनकी, या वो कोई भी अप्रूवल लेना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, क्लियरेंस करना चाहते हैं, कोई भी आप कह सकते हो बिजनेस रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बने हुए हैं, कौन सी लैंड अवेलेबल है काम करने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लोकल इन्वेस्टर्स को वहां पे मिल जाएगी, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। इस पोर्टल में खास बात है कि यार ये रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हरियाणा में रह रहे हो तो मतलब हिंदी में अवेलेबल है। तो ये मतलब एक खास बात है इस पोर्टल की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, मतलब
आत्मनिर्भर बनाएगा इंडिया को। निवेशक मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मित्र मतलब आपका दोस्त। तो सिंपल 3 वर्ड से ये मिलकर बनाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्ट इंडिया के अंदर आएगा, जो कि 2009 में स्टार्ट किया गया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की तरफ से। नॉन प्रॉफिट वेंचर है ये, मतलब इसमें कोई सरकार को फायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ सरकार के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आएगा। तो पोर्टल का नाम याद रखना है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, और इसमें कुछ भी कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इतना जरूर याद रखेंगे। और ये अभी टेस्टिंग फेज में, इसको लॉन्च जो है वो मई के आसपास जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। हेमिएंड्रस जेसिंडा, इंसेक्ट नेम्ड आफ्टर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। तो यार सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक इंसेक्ट है जो कि हेमिएंड्रस जेसिंडा के मतलब उनको नाम दिया गया है। और ये इंसेक्ट का जो नाम है वो किससे मिलता जुलता है, ये मिलता जुलता नहीं है भाई, उन्हीं के नाम से रखा गया है, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, तो उनके नाम से ये नाम जो है वो रखा गया है। तो आप कह सकते हो कि ये एक क्रिकेट है, मतलब जो कि रेड कलर का है, तो उसमें जो है वो मिलता है, कीड़ा है बेसिकली, आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो उसका एक लॉन्ग लिम्ड है, जो कि आर्डन की लेबर पार्टी का कलर भी है और सिंबल भी है, तो उसके थ्रू जो है इसका नाम रखा गया। तो याद रखना है हेमिएंड्रस जेसिंडा। नेक्स्ट, फ्रेंच बिलियनियर एमपी ओलिवर द सॉल्ट डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। सिर्फ नाम याद रखेंगे और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये जरूर आपने याद रखना है। और द सॉल्ट शायद आपने सुना होगा कि द सॉल्ट ग्रुप एक बहुत ही फेमस ग्रुप है, तो उनसे बिलोंग करते थे, और ये बहुत ही फेमस बिजनेसमैन के एक बेटे थे, पॉलिटिशियन थे, सर्ज द सॉल्ट, तो उनसे बिलोंग करते हैं। तो नाम जरूर याद रखेंगे, और वो कौन है, ओलिवर द सॉल्ट। नेक्स्ट, बीएनपी Paribas Cardiff has sold a 4.99% स्टेक इन SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में उन्होंने अपना जो स्टेक है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसने सेल कर दिया, ये आपने याद रखना है। ये कंपनी है BNP Paribas Cardiff, उन्होंने अपना मेजर शेयर जो है वो सेल कर दिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का नाम क्या है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। और SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में याद रखेंगे कि MD और CEO कौन है, महेश कुमार शर्मा। MD और CEO कौन है, महेश कुमार शर्मा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस द 2021 क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स। और इसमें टोटल पूरे वर्ल्ड में से 112 नाम शामिल हैं जो यंग लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसमें इंडिया के 7 लोग हैं। यार इंडिया के कितने, 7 लोग, लेकिन आप सिर्फ एक बार नाम जरूर देख लियो, लेकिन अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा नहीं जाता। और यंग लीडर्स का मतलब है जो 40 साल से कम जो हैं वो एज के हैं, और उन्होंने ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्रीज में या फिर किसी कम्युनिटी में जो है बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो ये है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और इसके जो फाउंडर और चेयरमैन है वो हैं क्लॉस शशाब। तो याद रखेंगे क्लॉस शशाब। और 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो है वो गठित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं सेबी लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू 10%। तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ना है इसको बस, और कुछ भी नहीं करना, कि सेबी ने ये लिमिटेशन जो है वो लगा दी है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है उसमें 10% जो है वो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और उन्होंने स्पेशल फीचर्स जो हैं वो बॉन्ड के अंदर जो है वो स्टैब्लिश कर दिए हैं, लेकिन वो बॉन्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि 10% ऑफ टोटल नेट एसेट वैल्यू जो होगी उससे ज्यादा जो है वो आप अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू सेबी। सेबी 1988 में बनाया गया था, और याद रखना है 1992 में जो है वो सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च द किंडल वर्जन ऑफ स्वामी चिदभवनानंद जी भगवद गीता। तो उन्होंने किंडल वर्जन लॉन्च किया। आपको पूछा जा सकता है कि किसकी गीता को लॉन्च किया, मतलब कौन सी जो है वो किसने लिखी थी, वो तो याद रखना है। बहुत ही फेमस स्वामी जी हैं चिदभवनानंद जी, उनकी भगवद गीता को लॉन्च किया, उनका किंडल एडिशन जो है वो लॉन्च किया। तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि 13 मार्च 2021 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है। मैं हिंट दे चुका था काफी, और ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर क्या था इसका, रेगुलर सॉइल है। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र, गुजरात या इसके आसपास की स्टेट्स में ज्यादा मिलेगी। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं तो हवा अंदर जाती है, जिससे कॉटन को बाहर आने में जो है वो हेल्प मिलती है। तो ये मतलब इसकी खासियत है ब्लैक सॉइल की। तो याद रखेंगे कौन से एरिया में, महाराष्ट्र, गुजरात में, और इसको रेगुलर सॉइल कहा जाता है। नाउ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। सीके नायडू कप जो है वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप बच्चों को मतलब 100% बच्चों को पता होगा ये, और सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो गाइस 700+ लाइक्स हमें चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें, और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर
जरूर बढ़ाएगा अगर आप इसी तरह से पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, वीडियो को देखते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और गाइस मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो 90 से 95% क्वेश्चन जो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस के अंदर। और थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले, आप हमेशा जो है वो खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस अगेन एंड टेक केयर।